हेलो दोस्तों, याद में स्मार्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हरेंद्र कुमार। तो यहाँ हम लेके आए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज। तो इंग्लिश की टेस्ट सीरीज का ये 7th टेस्ट पेपर है और इस टेस्ट पेपर से पहले जो हमने 6 टेस्ट पेपर दिए उसको हमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला है। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट्स भेजे, कुछ ने कुछ प्रॉब्लम्स भी अपनी बताई। कुछ स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें कुछ एरर्स करते समय प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये रहती है कि वो एरर्स करते समय भूल जाते हैं कि उन्हें कौन सी एरर करनी है। इस समस्या का कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि हम कहें कि ये बहुत बड़ी समस्या है कि आप एरर्स उस समय जब एरर्स करते हैं एग्जाम्स हॉल में और आपको ध्यान नहीं रहता है, रूल्स भूल जाते हैं। इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है, जैसे मैं आपको बता दूं कि एरर्स करते समय सबसे पहले हमें ध्यान देना चाहिए अपने रीडिंग सेक्शन पे कि हम जब एरर को करते हैं तो हम शुरू से जो रीडिंग करें अर्थ न निकालें सेंटेंस का, बल्कि उसको सेंटेंस को पार्ट वाइज रीडिंग करें और देखें किस पार्ट में हमारी कौन सी एरर है। और इस तरह से जब हम एरर करते हैं तो मोस्टली 90% चांसेस हमारे करेक्ट एरर्स के होते हैं। इस टेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि इंग्लिश का टेस्ट पेपर 3 पार्ट में बटा होता है। जैसे हमारा ये मैं टेस्ट पेपर कराने जा रहा हूं, कोई भी इंग्लिश का टेस्ट पेपर हो, चाहे एसएससी का हो चाहे बैंक का हो, 3 पार्ट में डिवाइड होता है, 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है जो सेक्शन होता है वो ग्रामर का। थोड़ा 2 मिनट। सबसे पहला होता है, जो पहला सेक्शन जो होता है वो ग्रामर का होता है, ग्रामर का। और ग्रामर के सेक्शन में हमें सबसे पहली चीज होती है एरर्स, फ्लप्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एरर्स, फ्लप्स और सेंटेंस इंप्रूवमेंट। तो हमें तीनों पार्ट्स को किस तरह सॉल्व करना है ये ध्यान रखना है। साथ में दूसरा जो सेक्शन होता है वो होता है लर्निंग का, यानी वर्ड्स का, और तीसरा होता है रीडिंग सेक्शन का। और तीनों ही सेक्शन हमारे अलग अलग डिवाइड होते हैं। तो हमारा जो टेस्ट पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें 3 तरह की एबिलिटी चेक की जाती हैं। तो आपका ग्रामेटिकल पोर्शन कितना स्ट्रांग है, सेकेंडली आपका लर्निंग सेक्शन कितना स्ट्रांग है, और तीसरा आपका रीडिंग सेक्शन कितना स्ट्रांग है। तो रीडिंग सेक्शन में जो आपको पैसेज या क्लोज टेस्ट दिया जाता है और पैरा जंबल दिया जाता है, यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, उसके माध्यम से वो चेक करते हैं कि आपका रीडिंग सेक्शन किस लेवल का है। अब यहाँ पे जब हम कोई भी टेस्ट सीरीज को या टेस्ट पेपर को सॉल्व करते हैं एग्जाम सॉल्व में, तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम टेस्ट पेपर को किस तरह से सॉल्व करें और कम समय में मैक्सिमम मार्क्स गेन करें। तो हमें मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त करने के लिए जरूरी होता है कि हमें तीनों सेक्शंस पर समान रूप से होल्ड हो। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि हमें अपने इस टेस्ट पेपर को कैसे सॉल्व करना है और मैक्सिमम मार्क्स कलेक्ट करने। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टेस्ट पेपर को। तो सबसे पहला जो हमारे टेस्ट पेपर का पहला क्वेश्चन है, तो हम गौर से देखें, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें कहां पहुंचना है। हमें पहुंचना है कि हमसे पूछा क्या गया है, और सबसे पहले हमें उसी पॉइंट पर ध्यान देना है, नो इम्प्रूवमेंट। पूरे के पूरे सेक्शन को पढ़ने में आपको बहुत टाइम लगेगा कि शुरू से आप पढ़ना शुरू करें और एंड तक जाएं, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है और इतना समय हमारे पास नहीं होता है। क्योंकि किसी भी टेस्ट पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम टाइम जो होता है इंग्लिश का, अगर एसएससी या सीजीएल में हम बात करें और जो प्री एग्जाम होता है 25 क्वेश्चन का, उसमें आपको जो हाईएस्ट मैक्सिमम टाइम लेना चाहिए वो चाहिए 8 to 10 मिनट्स। इससे ज़्यादा अगर आप टाइम लेते हैं तो स्वाभाविक है आपका टेस्ट पेपर अच्छा नहीं हो माना जाएगा। तो यहाँ पे, और इस चीज़ को अगर हम अपने टाइम को बचाना है तो हमें क्या करना है कि हमें पूरा ना पढ़ करके हमें डायरेक्ट पॉइंट आउट करना है कि हमने देखा नो इम्प्रूवमेंट, यानी ये है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। अब यहां मैनी अ मैन हैज सक्सीडेड तो सुकुम्बन टू हिज टेम्पटेशंस।
तो यहां हमें देखना है कि हमारा पार्ट क्या है, हमारा जो रेखांकित पार्ट है, अंडरलाइन पार्ट क्या है, मैनी अ मैन। तो मैनी अ मैन है तो अ मैन है, तो हमारा एक रूल्स होता है, मैनी ए, दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक तो मैनी ए और दूसरा होता है सच ए, सच आ। मैनी ए और सच ए ये हमारे क्या हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। और इन मैनी ए और सच ए के साथ नाउन और वर्ब जो भी जुड़ेगी, नाउन या वर्ब जब हम जोड़ेंगे तो कैसी जुड़ेगी, ये हमेशा सिंगुलर जुड़ती है। क्या जुड़ती है, सिंगुलर। नाउन या वर्ब जब भी जुड़ेगी कैसी जुड़ेगी, सिंगुलर जुड़ेगी। तो हम गौर से देखें, मैनी या मैन, तो मैनी के साथ क्या जुड़ रहा है, मैनी के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, और मैनी के साथ नाउन और वर्ब हमेशा सिंगुलर जुड़ते हैं। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये हमारा नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब यहां पे अब हमारा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। हमने देखा ये है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी इस, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को हमें सॉल्व करना है। ये हमारा लर्निंग सेक्शन है, तो हमारे इस लर्निंग सेक्शन के माध्यम से वो चेक करते हैं कि हमारी एबिलिटी लर्निंग की क्या है। तो अब गौर से देखें, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, किसी भी जजमेंट में शार्पनेस और एक्यूरेसी को क्या कहते हैं, तो वो कहलाता है एक्यूमेन। एक्यूमेन, तो जजमेंट में शार्पनेस या एक्यूरेसी को हम एक्यूमेन बोलते हैं, क्योंकि जजमेंट जो जुड़ा होता है एक्यूमेनशिप से जुड़ा होता है, न्यायविद से, न्याय से। तो हमारे जो बाकी के हैं जैसे एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस है, एस्टिमेशन है या नॉलेज है, वो सिर्फ हमारी सिंपल नॉलेज से जुड़ता है। एक्यूमेन न्याय से जुड़ा होता है, और यहां हमारा जजमेंट के साथ क्या आएगा, एक्यूमेन। अगला हमारा, अगले को देखें, आइडियम, हमारा शब्द लिखा हुआ है आइडियम। आइडियम्स को देखने के बाद तो हमने यहां पे देखा कि हमें इसका आइडियम बताना है, और आइडियम में हमारा है होल्ड द की। तो हमें पता होना चाहिए कि होल्ड द की का क्या मतलब है। होल्ड द की का मतलब होता है कंट्रोल, की चाबी, यानी किसी चीज पर कंट्रोल। तो होल्ड द की का मतलब होता है कंट्रोल। तो अब कंट्रोल का मतलब किसी भी चीज पर जब आपका नियंत्रण होता है तो उसे हम होल्ड द की बोलते हैं। अब यहां गौर से, टू ओन ए प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीदना, टू कीप अ सीक्रेट, सीक्रेट छुपाना, तो कीप अ सीक्रेट यानी किसी रहस्य को छुपाना, यहां कंट्रोल से कोई रिलेशन नहीं है। टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, हमारा वर्ड आया कंट्रोल, हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग यानी किसी चीज पर कंट्रोल करना, तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी। और चौथा देखें, टू हैव द राइट ऑफ सक्सेशन, राइट यानी अधिकार, तो सक्सेशन यानी आगे बढ़ने का, तरक्की का अधिकार, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो हमारा है सही ऑप्शन सी, कंट्रोल। यहां हमारा आ रहा है नो एरर शब्द, यानी हमें सेंटेंस में एरर ढूंढनी है। पूरे के पूरे सेक्शन को हमें नहीं पढ़ना है। किसी भी टेस्ट पेपर जो एसएससी बोर्ड लेता है तो उसका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके एबिलिटी चेक करना, और एबिलिटी आपकी जो चेक होती है वो 3 पोर्शन में चेक करता है, मैंने आपको अभी बताया था। एक तो ग्रामर का, तो ये एरर जो पार्ट है हमारा ग्रामर का है पार्ट है, और एरर करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम पूरे सेंटेंस को अर्थ ना निकालें, बल्कि उस सेंटेंस में ग्रामेटिकली एरर ढूंढने की कोशिश करें। अब जैसे मैं पढ़ता हूं, माई नेवर्स ग्रैंडसन, माई नेवर्स ग्रैंडसन, तो यहां माई नेवर्स ग्रैंडसन जब मैंने पढ़ा तो ऑटोमेटिकली यहां से यहां तक मुझे कोई एरर नजर नहीं आई, क्योंकि नेवर्स क्या पसेसिव केस लगा हुआ है और यहां ग्रैंडसन नाउन जुड़ा हुआ है। एज ओनली, तो ग्रैंडसन सिंगुलर है, एज का प्रयोग है, ओनली तो एज ओनली, तो यहां तक में मुझे कोई एरर नजर नहीं आई, क्यों कि यहां तक कोई भी पार्ट में गलती नहीं है। अब देखें 5 months ओल्ड,
यहां हमारा है 5 months ओल्ड। तुम गौर से देखें तो 5 के साथ क्या लगा हुआ है, मंथ। तो हमारा ये क्या होना चाहिए, मंथ्स होना चाहिए। हम इसे क्या लिखेंगे, 5 months ओल्ड। अब जैसे इसमें क्या रूल है, अब अगर हम लिखते अब 5 months ओल्ड चाइल्ड, अब मान के ये लिखते हैं हम, तो यहां हमारा ओल्ड के साथ क्या लगा हुआ है, चाइल्ड शब्द लगा हुआ है, नाउन जुड़ा हुआ है। और जब पीछे नाउन जुड़ जाता है तो टाइम के साथ हम एस नहीं लगाते। लेकिन अगर चाइल्ड नहीं दे रखा हो, चाइल्ड नहीं दे रखा है, तो फिर हम इसे प्लूरल ही लिखते हैं। तो हम अब 5, तो ऐसी कंडीशन में ये एक किसके लिए आया, चाइल्ड के लिए, तो क्या लिखा जाएगा, 5 month ओल्ड। तो हमारा सही क्या होगा, 5 months ओल्ड। क्लियर। नेक्स्ट पे नो इंप्रूवमेंट, यानी सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात आ रही है, वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में हमारा जो रेखांकित हिस्सा है, यानी अंडरलाइन जो पार्ट है, इसकी जगह हमें इन्हें सेट करना है। अब देखें गौर से, माई फादर वॉज ऑलवेज, ऑर्डर एक ऐसा शब्द है जिसके साथ आईएनजी नहीं लगती। ऑर्डर के साथ आईएनजी शब्द का प्रयोग नहीं होता है। ऑर्डर के साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऑर्डर दो अर्थ देता है। ऑर्डर एक तो आदेश का देता है और दूसरा होता है ऑर्डर मीन्स क्रम। ऑर्डर मीन्स आदेश और दूसरा क्रम, दो अर्थ देता है। तो ऐसी कंडीशन में यहां अर्थ दे रहा है आदेश का, मेरी सिस्टर को आदेश दे रहे हैं, तो यहां हम आईएनजी शब्द का प्रयोग नहीं करते। ऐसी कंडीशन में हम इसे वर्ब बनाने के लिए क्या करते हैं, गिव शब्द का प्रयोग करते हैं, गिव का, गिव ऑर्डर, ही गेव मी ऑर्डर, इस तरह से लिखते हैं। तो गिव, जब हम ऑर्डर को नाउन रूप में इस्तेमाल करेंगे आदेश के रूप में, तो यहां सही ऑप्शन होगा हमारा ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर में आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। तो माई फादर वॉज ऑलवेज गिविंग ऑर्डर फॉर माई सिस्टर, तो ऑर्डर से पहले हम गिव शब्द का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, वो क्या है हमारा, इनकरेक्टली स्पेल्ड, यानी हमारा इनकरेक्टली, यानी यहां भी जितने अच्छे तुम्हारा लर्निंग पावर होगी, यानी वर्ड की स्पेलिंग जितनी तुम्हें अच्छी आती हैं, उसी आधार पर इस सेंटेंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर कंडीशन कभी कभी यह आता है कि आपकी स्पेलिंग याद नहीं है, डाउट है, तो सबसे पहले उस स्पेलिंग को अपने माइंड में बोल लो। तो जैसे करस्पॉन्डेंस वर्ड आया, तो करस्पॉन्डेंस की स्पेलिंग को अपने मुंह से बोल के देख लो, CORRESPONDENC, तो CORRESPONDENC, तो करस्पॉन्डेंस अपने आप निकल आया, तो आपकी करेक्ट है। मिससेलेनियस, MISCELLANEUS, तो यहाँ CELLANEOUS सीधा का बन जाता है। अब यहाँ पे हमारा सही देखें, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन में CLA में ये आई शब्द का प्रयोग हम नहीं करते हैं। क्या नहीं लगाते, आई नहीं लगाते, EXCLAMATION होता है ये। तो यहां हमारा सही क्या ऑप्शन है, सी, यानी एक्सक्लेमेशन की स्पेलिंग गलत है। अब हमारा अगला आता है वही वन वर्ड, हमें वन वर्ड वाले सेक्शन पर चलना है। ये भी लर्निंग का ही एक सेक्शन है और यहां आपकी लर्निंग चेक की जाती है। लर्निंग के साथ साथ आपके माइंड एबिलिटी भी देखी जाती है कि आप अगर सपोज टू ये तुम्हें नहीं पता, इसको आपने या समथिंग दिस इज दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट अ लॉन्ग टाइम, कोई चीज बहुत मजबूत हो और लंबे समय तक चले, विदाउट ब्रेकिंग और बीकमिंग ब्रेकर, न तो टूटे और न कमजोर पड़े। तो ऐसी चीज जो लंबे समय तक चलती रहे, न टूटे न कमजोर पड़े, ऐसी चीज को क्या बोलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता होता कि
इनमें से कौन सा ऑप्शन है, यानी कि हमने लर्न नहीं किया है। तो हम ऑप्शंस को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब जैसे हम देखें कि ऐसी वस्तु जो लंबे समय तक चलती है, जो खराब नहीं होती, कहने का मतलब है, तो ऐसी कंडीशन में अब देखें हम, पहला शब्द है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मतलब होता है लंबे समय तक चलना, लंबे समय तक चलने वाली चीज को ड्यूरेबल बोलते हैं। दूसरा हार्श, हार्श मीन्स होता है कठोर। तीसरा होता है प्लेएबल, प्लेएबल का मतलब होता है लचीला। और सिक्योर, सुरक्षित। और ये लंबे समय। तो समय के साथ कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है आपका, ड्यूरेबल का, क्योंकि कठोर, लचीले, सुरक्षित से वस्तु की विशेषता बताते हैं, समय से कोई रिलेशन नहीं है। और समय से रिलेशन सिर्फ एक ही शब्द का जाता है, वो जाता है ड्यूरेबल का, और ये भी समय से, लॉन्ग टाइम से जोड़ रहा है। तो समय से रिलेटेड क्या बन गया आपका, ड्यूरेबल बन गया। और आसानी के साथ, आपको लर्न नहीं है फिर भी आप सही ऑप्शन पर पहुंच सकते हैं। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। यहां भी वही ग्रामेटिकल एरर की बात हो रही है, एरर्स पर बात करते हैं। तो हम गौर से सेंटेंस को पढ़ेंगे और एरर देखेंगे। तो यहां गौर से देखें, यू शुड हैव, तो यहां हमारा शुड के साथ क्या लग रहा है, हैव। तो शुड हैव, शुड हैव क्या है, शुड हैव का प्रयोग कब करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। काय में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। शुड हैव पास्ट परफेक्ट का है। और पास्ट परफेक्ट में वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है, पास्ट परफेक्ट में स्वाभाविक है थर्ड फॉर्म लगेगी। और यहां रेस्पॉन्ड कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो यहां सही एरर क्या होगी, रेस्पॉन्ड। यहां क्या आना चाहिए, रेस्पॉन्डेड। क्या आना चाहिए, रेस्पॉन्डेड आना चाहिए। तो वर्ब की जब थर्ड फॉर्म आएगी तो रेस्पॉन्डेड शब्द का हम उपयोग करेंगे, न कि रेस्पॉन्ड का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, हैव के साथ रेस्पॉन्डेड। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अब यहां पे फिर से चलते हैं, तो एप्रोप्रिएट। तो हमें क्या चेक करना है, आइडियम। आपका रीडिंग लर्निंग सेक्शन का पार्ट है आइडियम। आइडियम को हम देखें, माई फ्रेंड सक्सीडेड बिकॉज दे लेफ्ट नो। तो आइडियम क्या है, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। तो यहां लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का क्या मतलब है। अब हम सेंटेंस को देखें गौर से, मेरा फ्रेंड सफल हुआ क्योंकि दे लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, उन्होंने कोई स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ा, इन देयर सर्च फॉर एन आंसर टू द प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम को के लिए उन्होंने किसी भी पत्थर को नहीं छोड़ा। तो कहने का मतलब उन्होंने हर संभव कोशिश की। तो लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न का मतलब होता है पूरी कोशिश करना, हर संभव कोशिश करना। अब तो इसका मतलब सीधा सा क्या होगा, लेफ्ट एंड नो स्टोन अनटर्न का, हर संभव कोशिश, हर संभव कोशिश या प्रयास, यानी अपनी पूरी ताकत झोंक देना। अब यहां गौर से दें, तो इसका क्या है, डिपेंड ऑन मैनी पीपल, दूसरों पर निर्भर रहना, कोई सेंस नहीं देता है। मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, तो इसका सही क्या होगा, मेड एवरी पॉसिबल एफर्ट, जो भी एफर्ट पॉसिबल था उन्होंने किया। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बी। अब बाकी के चेक कर लेते हैं। लुक इन डिफरेंट प्लेसेज, अलग अलग स्थानों पर ढूंढा, कोई मतलब नहीं निकलता है। प्रपोज गुड प्लान्स, नई योजनाएं लेके आए, कोई मतलब नहीं है। हमारा सही क्या है, हर संभव प्रयास किया। क्लियर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है हर संभव प्रयास करना, बी।
अब यहां पे आता है हमारा पैसिव वॉइस। मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस का सारा खेल जो होता है वो होता है वर्ब का। हमारी पैसिव वॉइस सिर्फ 3 पार्ट तक चलती है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, या हम कहें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये वर्ब और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। 3 खंडों में ये डिवाइड होती है। अब इसे पैसिव में बदलने के लिए क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट ले आते हैं, फिर वर्ब को चेंज कर देते हैं और एंड में अदर में बाई लगाकर सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब सारा खेल क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्ट और वर्ब का। आपको ऑब्जेक्ट चेक करना और वर्ब चेक करनी है। तो हमें यह देखना है इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा सी, वर्ब क्या है इज मेकिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा अ ब्यूटीफुल बीडेड कर्टेन, अ ब्यूटीफुल बीडेड कर्टेन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब सबसे पहले हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हो। तो हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया अ ब्यूटीफुल बीडेड कर्टेन। अब आता है कि हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है इज मेकिंग, वर्ब चेंज करेंगे हम। अब इज मेकिंग को हम किस चीज से पैसिव में चेंज करते हैं, तो इज एम को किस चीज में चेंज करते हैं, वो चीज करते हैं हम एज एम आर, जैसे एज एम आर दे रखी है आपकी, तो इसके साथ हम क्या जोड़ देते हैं बीइंग, और बीइंग के साथ एम भी थर्ड का प्रयोग करेंगे। अब कर्टेन कितना है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हमारा एज ही लगेगा। तो हमें गौर से देखें, पहले ऑप्शन में वॉज लगा हुआ है इसलिए कट गया, दूसरे ऑप्शन में भी वॉज लगा हुआ है कट गया, तीसरे ऑप्शन में अ ब्यूटीफुल बीडेड कर्टेन इज बीइंग मेड बाय हर। तो हमारा ऑप्शन सही क्या है सी, सी में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है अब ब्यूटीफुल बीडेड कर्टेन, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है इज बीइंग मेड, इज बीइंग मेड, तो इज के साथ बीइंग लगा हुआ है, थर्ड फॉर्म लगी है, और फिर बाई लगा करके हमने सब्जेक्ट लिख दिया। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। अब हम चौथे को देख लेते हैं, अ ब्यूटीफुल बीडेड कर्टेन इज मेड, इसमें इज के साथ बीइंग का प्रयोग नहीं है इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो हम वर्ब को और ऑब्जेक्ट को सही सीक्वेंस में रख करके किसी भी पैसिव वॉइस में सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो टोटल जो होता है ऑब्जेक्ट और वर्ब को चेक करना होता है, और उस ऑब्जेक्ट और वर्ब को अगर आप सही ढंग से चेक करते हैं और सही ढंग से देखते हैं तो आसानी के साथ कवर कर लेंगे। ओके, तो अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम। यहां पे एक्टिव वॉइस, हमें पैसिव का सेंटेंस दे रखा है, उसे चेंज काय में करना है एक्टिव में, पैसिव से एक्टिव में। चाहे एक्टिव से पैसिव में हो चाहे पैसिव से एक्टिव में हो, रूल्स वही लागू होते हैं वर्ब के। अब सीधी सी बात है, अगर हमारा पैसिव में सेंटेंस है तो किस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यहां अदर्स और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट। कोई भी पैसिव का सेंटेंस होता है तो इस सीक्वेंस में लिखा जाता है, और जब इसे हम एक्टिव में बदलेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे हम सब्जेक्ट लेंगे, और सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे वर्ब लेंगे, यानी कि इस वर्ब को सब्जेक्टिव यानी एक्टिव वॉइस की वर्ब में चेंज कर देंगे। अब चेंज करने के रूल्स होते हैं, वो मोस्टली सभी जानते हैं कि किस तरह से चेंज किया जाता है। और अगर तो यहां किस तरह से उसे चेंज किया जाता है मैं आपको बता रहा हूं। रोहन वॉज पुश्ड, तो रोहन हमारा ऑब्जेक्ट है और वॉज पुश्ड क्या है वर्ब है हमारी, और हमारा जो सब्जेक्ट क्या है वो क्या है बाई करण, वो कौन है करण। तो हम सबसे पहले क्या उठाएंगे करण को उठाएंगे, करण।
अब वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है तो इसका मतलब है ये है पास्ट इंडेफिनिट। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती तो हमारी वॉज हट जाएगा और हमारा सही क्या वर्ड आएगा? पुश्ड। करण पुश्ड। करण के बाद क्या लगेगा? पुश्ड का प्रयोग होगा, करण पुश्ड। अब यहां गौर से देखें, सबसे पहले वर्ब को चेक करें तो हमारा आ रहा है करण वॉज पुशिंग, पहला ऑप्शन कट गया। रोहन हैड पुश्ड, हैड का प्रयोग हो रहा है, कट गया। करण पुश्ड रोहन इनटू द पूल। अब गौर से देखें ऑप्शन को तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? करण, यानी सब्जेक्ट में चेंज हुआ तो हमारा करेक्ट क्या कौन सा होगा? सी ऑप्शन। करण पुश्ड पास्ट इंडेफिनिट, किसको पुश किया? रोहन को। कहां के पुश किया? इनटू द वेल। अब इस ऑप्शन को देखें हम, रोहन पुश्ड करण, लेकिन हमारा ऑब्जेक्ट क्या था? रोहन तो ऑब्जेक्ट है तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? करण, तो ये भी गलत है। तो हमें सबसे पहले दो ही चीजों पर ध्यान रखना है, एक तो ऑब्जेक्ट पर और दूसरे वर्ब पे। ऑब्जेक्ट और वर्ब को हम सही सीक्वेंस में लगा लेते हैं तो ऑटोमेटिक पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव दोनों इजीली हम चेंज कर सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अब आ रहा है हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम में लर्निंग का पार्ट है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है सही साबित करना। रेक्टिफाई का मतलब है सच साबित करना, सच साबित करना। और सच साबित करना जब इसका अर्थ है तो इसका हमें क्या बताना है? उल्टा, एंटोनिम। अब हम गौर से देखें तो ये उसका उल्टा क्या है? अपोजिट कौन सा होगा? करप्ट। क्योंकि सेलेक्ट, करेक्ट और असिस्ट तीनों ही पॉजिटिव अर्थ देते हैं और जबकि ये भी पॉजिटिव है, तो जब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है तो दोनों इसके एंटोनिम्स नहीं हो सकते, अपोजिट तो नहीं है। अपोजिट क्या है? जो इसके अपोजिट में बोले, यानी ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अर्थ दे रहा है, करप्ट। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए। अगर हम इस तरह से भी करते हैं, हम ये पहचान लें कि सेलेक्ट, करेक्ट और असिस्ट ये तो पॉजिटिव अर्थ दे रहे हैं और हमारा रेक्टिफाई भी पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं, एंटोनिम नहीं हो सकते। तो हम आसानी से पहुंच सकते हैं कि हमारा करेक्ट ही इसका अपोजिट अर्थ दे रहा है, तो इसका मतलब यही इसका एंटोनिम है और हम ए सेक्शन पर, करेक्ट ऑप्शन पर डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। यहां हमारा सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी टोटल जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का ही खेल होता है। जिसे सब्जेक्ट और वर्ब के सीक्वेंस सही तरीके से करने आते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आसानी से सॉल्व कर सकता है। अब गौर से देखें हम यहां, द टीचर सेड, हमारा द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, यू मस्ट वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। तो टीचर ने क्या किया? इसे उसे सलाह दी है। क्या किया है? सलाह दी है। अब यहां गौर से देखें इस सेंटेंस में, द टीचर वॉज एडवाइजिंग, तो आईएनजी का कोई सेंस नहीं बनता है, पहला ही पोर्शन गलत है। द टीचर वॉज एडवाइजिंग। दूसरा, द टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स फॉर वर्किंग, तो हमारा यहां पे यू शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है? यू शब्द। तो यहां पे जब यू आ रहा है तो इसे फॉर कंजक्शन के साथ नहीं जोड़ सकते। तीसरा देखें, द टीचर वॉज टेलिंग, वॉज के साथ आईएनजी आ रही है, ये ऑप्शन भी गलत है। अब आ जाता है द टीचर एडवाइज हर स्टूडेंट टू वर्क हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स। क्लियर? तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा?
डी। द टीचर एडवाइज हर स्टूडेंट टू वर्क हार्ड फॉर देयर एग्जाम। क्लियर? तो हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? डी। करेक्ट ऑर्डर यानी सेंटेंस अरेंजमेंट, इसका बहुत महत्व होता है। और सेंटेंस अरेंजमेंट का जो का पोर्शन है वो आपके रीडिंग सेक्शन को क्वालिफाई करता है कि आपका अपने रीडिंग पर कितना होल्ड है। एसएससी एग्जाम्स में वो जो हमारी एबिलिटी चेक करता है, ग्रामेटिकल पोर्शन यानी एबिलिटी, ग्रामर की एबिलिटी, वर्ड्स यानी लर्निंग की एबिलिटी, और क्लोज टेस्ट और जो पैरासिम्बल है यानी सेंटेंस अरेंजमेंट है, ये हमारी रीडिंग की एबिलिटी को चेक करना होता है। तो पैराजम्बल सेंटेंस का मतलब है कि वो आपके रीडिंग एबिलिटी को चेक कर रहे हैं। और यहाँ जरूरी है कि आप अपने रीडिंग एबिलिटी पर होल्ड करें और नियमित पढ़ें, नियमित पैसे लगाएं, नियमित पैरासिम्बल लगाएं और प्रैक्टिस करें। तो यहाँ हमारी जो पैराजम्बल दे रखा है उसमें 4 ऑप्शंस हैं ABCD। तो हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस हमारा पहला सेंटेंस बन सकता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं। बट जब हम बट से कोई सेंटेंस शुरू करते हैं तो इसका मतलब है कि उस वक्त किसी दूसरे सेंटेंस से कनेक्टेड है, और ऐसी कंडीशन में बट से कभी भी पहला सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है। दूसरा, इन रूरल कम्युनिटी द कस्टम्स आर मोर यूनिफॉर्म। तो रीत रिवाज बहुत ज़्यादा दृढ़ होते हैं। तो यहाँ हमें कस्टम की अभी कोई बात नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा दूसरा सेंटेंस भी ये नहीं बन सकता, ये ऑप्शन कट गया। अब तीसरा है, दिस प्रोवाइड्स मोर अपॉर्चुनिटी। दिस प्रोवाइड्स, यह प्रदान करता है, तो इसका मतलब है कि यह किसी न किसी दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, उस किसी व्यक्ति की या किसी न किसी चीज की बात कर रहा है। तो हमें उस चीज को ढूंढना है कि दिस प्रोवाइड किस अर्थ में दिया उसने। तो अब इसे देखें, द प्रैक्टिसेस ऑफ चाइल्ड रियरिंग वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। चाइल्ड रियरिंग का मतलब होता है बच्चों का पालन पोषण। तो बच्चों का पालन पोषण का जो रिवाज है, प्रैक्टिसेस हैं, रिवाज है, वो अलग अलग कल्चर में अलग अलग होते हैं। तो स्वाभाविक है हमारा पहला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा? डी, क्योंकि यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? चाइल्ड रियरिंग की। और जब चाइल्ड रियरिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा पहला ऑप्शन बनता है डी। तो डी से हमारे कितने दे रखे हैं? 2 दे रखे हैं, तो हमारा बी कट जाता है और डी कट जाता है, हमारा DABC और DBAC। अब देखते हैं कि हमारा डी के साथ कौन सा दूसरा सेंटेंस जोड़ता है। अब देखें, बट इन डेवलप्ड सोसाइटी द चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस इज एक्सटेंडेड। लेकिन यहां से ही वो कहना चाहता है कि बच्चों का जो पालन पोषण है अलग अलग कल्चरों में अलग अलग होता है, लेकिन बट इन डेवलप्ड सोसाइटी, विकसित समाज में। तो यानी इस सेंटेंस से हमारा कौन सा सेंटेंस जुड़ गया? ए, सीधा जुड़ जाता है, और हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सी। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सॉरी मैं गलत लगाया गया हूं, हमारा करेक्ट ऑप्शन है DABC। हमारा करेक्ट ऑप्शन है DABC, यानी पहला ऑप्शन डी, उसके बाद है ए। तो DABC हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। थोड़ा जल्दबाजी में मैं गलत लगाया, कोई बात नहीं।
अब आ जाता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम। हमें यहां पे सिनोनिम बताना है, तो सिनोनिम हम गौर से देखना ऑफ द गिवन वर्ड। हमारा वर्ड है डिसरुप्ट, हमारा वर्ड है डिसरुप्ट। तो डिसरुप्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज, डिसरुप्ट का मतलब होता है असंगत। क्या होता है? असंगत। कोई भी चीज तर्क संगत ना हो, असंगत हो, उसके लिए हम बोलते हैं डिसरुप्ट। अब हमें हमारा इसका जो हमारा सिनोनिम होता है वो होता है ब्रीच। ब्रीच यानी पूरा उबड़ खाबड़ बिखरा हुआ, तो ये भी असंगत होता है। अरेंज, ऑर्गेनाइज, ये दोनों जो वर्ड हैं वो पॉजिटिव है, जबकि हमारा जो डिसरुप्ट है वो नेगेटिव अर्थ दे रहा है। तो इंजोर, अरेंज और ऑर्गेनाइज तीनों के तीनों वर्ड होते हैं ये पॉजिटिव अर्थ दे रहे हैं, इसलिए यहां हमारा सही ऑप्शन होगा ब्रीच। अब फिर से चलते हैं ग्रामेटिकल एरर्स पर। अभी हमने बात की थी ग्रामेटिकल एरर्स में कोई लेकर के, तो यहां में देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में हमें लग तो ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है, लेकिन इसमें वो क्या मांग रहा है? एरर्स मांग रहा है। तो क्या है एरर हमारी? द मैनेजर सेड, यहां तक हमारी कोई एरर नहीं, इन्वर्टेड कॉमा में बंद है। कुड यू प्लीज, यहां तक कोई गलती नहीं, क्योंकि यह जो हमारा जो सेंटेंस है प्रश्नवाचक है। कन्फर्म मी, कुड यू प्लीज कन्फर्म मी दैट, तो कन्फर्म मी। अब वेदर यू हैव रिसीव ऑल द आइटम्स दैट यू हैड ऑर्डर, तो जब हमारा दूसरा सेंटेंस हमारा कंजक्शन किससे जुड़ रहा है? दैट से जुड़ रहा है, तो पहला भी हमारा दैट से ही जुड़ेगा, वेदर से नहीं जुड़ेगा। माय गॉड, सॉरी। तो पहला ऑप्शन जब हमारा दैट से जुड़ रहा है, थोड़ी डिस्टर्ब में आ गया, तो दूसरा भी हमारा किस चीज से जुड़ेगा? दैट से ही जुड़ेगा, वेदर से नहीं जुड़ेगा। और हमारा जो एरर होगी वो किस पे होगी? वेदर पर। वेदर के स्थान पर क्या आएगा? दैट का प्रयोग होगा। वेदर के स्थान पर दैट शब्द का प्रयोग होगा। वेदर का प्रयोग तब करते हैं जब हम दो में से चुनाव करते हैं, और यहां हमारा कोई भी चुनाव नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा सही ऑप्शन क्या है? डी। वेदर का प्रयोग दो में से एक को चुनने के लिए किया जाता है, तो यहां हमारा दैट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। हम यहां गौर से देखें तो कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। करेक्ट स्पेलिंग टेरिबल, टेरिबल की जो स्पेलिंग होती है TERRIVLE, टेरिबल होता है। टेरिबल यानी भयंकर, टेरिबल का मतलब होता है भयंकर। तो यहां हमारी सही स्पेलिंग क्या होगी? BLE, न कि BAL, और हमारा सही ऑप्शन होगा बी। तो स्पेलिंग्स में बड़ी आसानी से दिखाई दे जाते हैं। लॉन्गिट्यूड आराम से पढ़े, LONGITUD। मैनर्स, तो कोई भी स्पेलिंग चेक करनी है तो अपने आप खुद बोल के देखो, मैनर्स में MANNERS स्वाभाविक रूप से अपने आप निकलती है। टेरिबल बोलेंगे आप तो अपने मुंह से बोलेंगे तो क्या निकला? TERRIBLE, न कि VAL निकलता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? बी। एंटोनिम, इसका हमें एंटोनिम बताना है। नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट का मतलब होता है जिस चीज को तिरस्कृत किया जाए, जिस चीज का तिरस्कार किया जाए, अनदेखा, अनदेखा करना। हम देखते हैं कि बहुत सारी चीजों को हम अनदेखा करते हैं, तो नेग्लिजेंट ऐसी चीजों को बोला जाता है नेग्लिजेंट थिंग्स।
जिस चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते, और जिन चीज़ों को ध्यान नहीं देते वो नेग्लिजेंट थिंग्स होती हैं। तो इनमें अंतर क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या होगा नेग्लिजेंट का? स्वाभाविक है फेथफुल, तो विश्वास पात्र होती है, तो विश्वास तो अविश्वास से बनता है, अनफेथफुल तो है नहीं है वर्ड। दूसरा स्टेम विचित्र होता है, एकदम अजनबी। तीसरा इंडिफरेंट, हटकर, दूसरी चीजों से। इंडिफरेंट का मतलब है दूसरी चीजों से हटकर, यानी अलग। और तीसरी चीज होती है केयरफुल, यानी जिसका हम ध्यान रखते हैं। केयरफुल का मतलब है जिस चीज का हम ध्यान रखते हैं और जिस चीज को अनदेखा करते हैं। तो अनदेखा का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? ध्यान रखना। तो हमारा सही ऑप्शन होगा केयरफुल। तो नेग्लिजेंट का सही ऑप्शन क्या होगा? केयरफुल। यहां पे हमारे सामने है क्लोज टेस्ट यानी पैसेज। इंग्लिश टेस्ट पेपर में पैसेज का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये रीडिंग सेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा कोई किसी भी लेवल का इंग्लिश का एग्जाम नहीं होता जिसमें इंग्लिश आती हो और जिसमें पैसेज न पूछा जाए। रीडिंग सेक्शन, चाहे वो एमटीएस जो फिलहाल एग्जाम चल रहे हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे बैंक पीओ हो, बैंक क्लर्क हो, चाहे सीडीएस एनडीए लेवल हो, पैसे सब में पूछा जाता है। और जिन बच्चों को पैसेज या क्लोज टेस्ट करना नहीं आता है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि ये पैसेज जो होता है पूरे 10 नंबर का होता है। और अगर आपका 10 नंबर ये लगा दिए जाए और 2 नंबर आपके लगा दिए पैरा जम्बल्स के, तो 12 नंबर का सेक्शन आता है। और 12 मार्क्स में से अगर 12 मार्क्स को हम गौर से देखें, अगर हम सेंटेंस में क्लोज टेस्ट को सही लगाना जानते हैं और घर पे प्रतिदिन प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंस ये क्लोज टेस्ट की और पैराजम्बल्स की, तो 12 मार्क्स एंड 12 मार्क्स ऐसे होते हैं जो हम घर से ले जा सकते हैं एग्जाम सॉल्व। हमें पता होते हैं कि ये 12 मार्क्स तुम्हारे आने ही आने हैं। इंग्लिश में 12 मार्क्स। अब गौर से दूसरी तरफ देखें, अगर इंग्लिश में 12 मार्क्स हैं, 14 से यानी 14 से 16 मार्क्स के वर्ड्स आते हैं। अब माने 16 मार्क्स से वर्ड मान लें, 12 मार्क्स से इनको मान लें, तो 28 मार्क्स हो जाते हैं। और 28 मार्क्स जब स्टूडेंट अपनी जेब में डाल के घूमता है, यानी जब एग्जाम हॉल में जाता है उसे पता है मेरे 28 मार्क्स तो कहीं नहीं गए, तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत ऊंचा होता है। और उसके लिए कोई भी एरर को, फ्लप्स को या सेंटेंस इंप्रूवमेंट को या पैसिव वॉइस को, कोई भी चीज़ को वो गलत नहीं करता, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा होता है। तो क्लोज टेस्ट जो है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को, वर्ड पावर को और हमारी कहते हैं कि फ्लुएंसी, रीडिंग करने से हमें फ्लुएंसी मिलती है और वो फ्लुएंसी डेवलप होती है वो आपके क्लोज टेस्ट से होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम हर स्टूडेंट को नियमित रूप से अपने घर पर 2 से 4 क्लोज टेस्ट लगाने चाहिए, जिससे कि उसकी फ्लुएंसी डेवलप हो सके। तो आज हम इसी क्लोज टेस्ट पर वर्क कर रहे हैं कि यहाँ पे हम क्लोज टेस्ट को किस तरह से सॉल्व करते हैं और अपनी फ्लुएंसी को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ रहा हूँ, द ग्रीडी मैन रश्ड होम, घर दौड़ा, टू टेल हिज वाइफ एंड डॉटर अबाउट हिज विश। तो वह लालची व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी पुत्री को अपनी इच्छा बताने गया। ऑल द टचिंग द ऑब्जेक्ट्स, अब गौर से देखें, ऑल द, तो ऑल जब शब्द का प्रयोग आ रहा है, ऑल शब्द का प्रयोग जब आ रहा है तो यानी कोई ना कोई नाउन होगा। अब नाउन को होगा तो ऑल द वाइल का प्रयोग हम कर नहीं सकते, तो क्या होना है? बे साइड, ऑल द वे साइड, यानी पूरे रास्ते। टचिंग द ऑब्जेक्ट, वह वस्तुओं को छूता गया, इन इज पाथ, अपने रास्ते में, एंड वॉचिंग, और देख, जो भी दिखाई देख रही थी,
कन्वर्ट इनटू गोल्ड। तो हम दूसरा गौर से देखें तो यहां हमारे सेकंड में क्या आएगा, वॉचिंग देम। तो दूसरा क्या आएगा, वॉचिंग देम कन्वर्ट इनटू गोल्ड, सोने में तब्दील हो गई। वंस ही गॉट होम हिज डॉटर टू ग्रीट हिम, और जैसे वह घर पहुंचा उसकी डॉटर ने उसका क्या किया, उसका स्वागत किया। तो क्या करेगी, डॉटर क्या करेगी, रश्ड, पुत्री दौड़ी, काय के लिए दौड़ी, टू ग्रीट हिम, उसका स्वागत करने के लिए। एज सून एज ही बेंट टू स्कूप एंड अप इन हिज आर्म्स, जैसे उसे गोद में उठाने के लिए वह झुका। ही बेंट, तो किधर झुकेगा, बेंट के साथ क्या लगता है, डाउन, जैसे वह नीचे को झुका उसे उठा गोद में उठाने के लिए। शी टर्न इनटू अ गोल्डन स्टैचू, वो भी सोने की मूर्ति बन गई। ही वॉज, अब गौर से, ही वॉज एंड स्टार्टेड क्राइंग, अब उसे क्या होगा, दुख होगा। दुख होगा तो उसके लिए क्या लगा देंगे, डिवास्टेटेड, वह बुरी तरह से दुखी हो गया और वह रोने लगा। तो हमने गौर से देखा है पांचों ऑप्शंस को। क्लोज टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और क्लोज टेस्ट को हमें हल्के में नहीं लेकर चलना है। तो पूरे सेक्शन को आपने गौर से देखा कि इसके तीनों सेक्शन में ग्रामेटिकल पोर्शन, लर्निंग पोर्शन और साथ में रीडिंग पोर्शन, तो आपको इन तीनों चीज़ों पर समान रूप से मेहनत करनी है और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़े रहना है। अगर आपने हमारे टेस्ट सीरीज को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप हमें लाइक और कमेंट भेजते रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए और हमें अपने कमेंट, लाइक्स भेजिए। थैंक यू।